लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद की हुई है पीएम मोदी से बातचीत। फोन के माध्यम से दोनों की हुई है बातचीत। आपको बता दें, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने जाना साधु संतों का हालचाल, कुंभ को प्रतीकात्मक होने दे, ये कहना है पीएम मोदी का। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद से पीएम मोदी की बातचीत हुई है, और जो ये बातचीत है वो फोन के माध्यम से हुई है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। इस दरमियान कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने साधु संतों का फोन पर बातचीत के दरमियान हालचाल जाना है। पीएम मोदी ने कहा है कि कुंभ को प्रतीकात्मक होने दे, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगली बड़ी खबर भी हरिद्वार से, जहां पीएम मोदी की अपील के बाद आगे आए सीएम तीरथ सिंह रावत। साधु संतों और श्रद्धालुओं से 27 अप्रैल के स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील। पीएम मोदी के ट्वीट से जोड़ते हुए सीएम तीरथ ने भी किया है ट्वीट। आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की सीएम ने की है अपील। तो बड़ी खबर अगली भी हरिद्वार से ही बता रही है, जहां कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपील की है। पीएम मोदी के ट्वीट से जोड़ते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी ट्वीट किया, जहां सीएम तीरथ रावत ने कहा है कि साधु संतों और श्रद्धालुओं से 27 अप्रैल के स्नान को प्रतीकात्मक रखने की तीरथ सिंह रावत ने अपील की है। पीएम मोदी ने साधु संतों का हालचाल जाना है। फोन पर बातचीत के दौरान हालचाल जाना गया है, जिसके बाद उन्होंने कुंभ को प्रतीकात्मक होने की बात भी कही है। और इसी ट्वीट के बाद, इसी खबर के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी पीएम मोदी के ट्वीट से जोड़ते हुए ट्वीट किया, और इस दरमियान उन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की लोगों से अपील की है। अगली बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। यात्रा व्यवस्थाओं के साथ पुनर्निर्माण कार्यों का भी लेंगे जायजा। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को केदारनाथ के लिए किया है रवाना। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से बता रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। इस दरमियान वो यात्रा व्यवस्थाओं के साथ पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को केदारनाथ के लिए रवाना कर दिया है। केदारनाथ की यात्रा के लिए तमाम अधिकारियों को रवाना कर दिया गया है, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, और केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद वो यात्रा व्यवस्थाओं के साथ पुनर्निर्माण के कार्यों का भी जायजा करेंगे। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया। चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, और इसी को देखते हुए कल तीरथ सिंह रावत केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, और केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद वो यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, और इसके साथ ही वो पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेने वाले हैं। जिला प्रशासन ने इससे संबंधित सभी अधिकारियों को केदारनाथ के लिए रवाना कर दिया है। तो अगली बड़ी खबर बता रहे हैं आपको यूपी से, जहां यूपी में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़े हैं। यूपी में 24 घंटे के अंदर 27,286 कोरोना के नए केस मिले हैं। आपको बता दें कि संक्रमण का आंकड़ा यूपी में बहुत ही तेजी से के साथ बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत यूपी में 24 घंटे के अंदर 27,426 कोरोना के नए केस सामने आए। 24 घंटे के ही दरमियान कोरोना से यूपी में 103 लोगों की जान भी जा चुकी है। लखनऊ में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि 24 घंटे में लखनऊ में 6,598 नए केस सामने आए हैं। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मामले जो है वो यूपी के लखनऊ में सामने आया, क्योंकि रिकॉर्ड बनाया गया, यानी कि लखनऊ में 6,000 का आंकड़ा भी कोरोना संक्रमित का 24 घंटे में पार कर चुका है। यूपी में कुल अगर हम संख्या की बात करें तो 27,426 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, और 24 घंटे के ही अंदर 103 लोगों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से ही, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों पर सरकार सख्त अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने वाली।
कंपनियों पर गिरेगी गाज। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई का ठेका लेने वाली कंपनियों की जांच हो गई शुरू, क्योंकि देश के तमाम बड़े बड़े कोनों से, देश के तमाम हॉस्पिटलों से ये खबर भी सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं और इसी को देखते हुए कार्रवाई करने की बात कही गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों पर सरकार सख्त नजर आ रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई का ठेका लेने वाली जो भी कंपनी है उन सभी की जांच शुरू हो गई है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान जा रही है और इसी खबरों पर कार्रवाई करते हुए अब सरकार जो भी कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई का ठेका लेते हैं उस पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आसिफ, हमारे ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं। आसिफ, क्योंकि देश के कोने कोने, सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के कोने कोने हिस्सों से खबर ये सामने आ रही थी कि ऑक्सीजन की वजह से मरीज अपनी जान गंवा रही है। आसिफ जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह कोरोना का कहर चल रहा है और लगातार जो है हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति जो है लगातार बढ़ गई है। ऐसे में जो है कई हॉस्पिटल में, राजधानी के कई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान भी जाने का मामला आया है, जिसको देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जहां भी ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप होती है या कमी पाई जाती है, ऐसे के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि FIR भी दर्ज कराई जाने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ जो है यह भी निर्देश दिया गया है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी अगर लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ भी FIR की जाएगी मरीजों के उपचार में। और जो है अमूमन देखा जाता है कि जो गंभीर से गंभीर रोगी हैं उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता, साथ ही साथ उनका इलाज भी जो है ठीक ढंग से नहीं किया जाता। इसी सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो बड़ी समस्या है कोरोना से निपटने के लिए, तो इसके लिए जो है यूपी सीएम का यह निर्देश जो है काफी अहम भी माना जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लापरवाही सामने आ रही है और लोग जो है अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसे में जो यूपी सीएम का निर्देश है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाए, इस पर कितना स्वास्थ्यकर्मी अमल में लाते हैं यह भी बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल आसिफ, मतलब अब यूपी सरकार पूरी तरीके से तैयार है ऐसे लोगों से निपटने के लिए कि जो स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन की जिस तरीके से कहा गया है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें ठेका दिया जाता है लेकिन बावजूद इसके ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ही मरीज जो है वो दम तोड़ रहे हैं। अब ऐसे लोगों से निपटने के लिए, ऐसे कंपनियों से निपटने के लिए यूपी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जांच कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां नगर निगम कर्मचारियों में फैल रहा कोरोना। कर्मचारी और अफसर हो रहे हैं संक्रमण के शिकार। सफाई सैनिटाइजेशन से जुड़े लोग हो रहे हैं कोरोना के शिकार। अंतिम संस्कार जैसे कार्यों से जुड़े कर्मी संक्रमित हो रहे हैं। 5 दिनों में 6 कर्मियों की हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से मौत। तो फ्रंट वर्कर्स भी अब संक्रमण से नहीं बच पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दरमियान नगर निगम के कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पा रहे हैं। अंतिम संस्कार जैसे कार्यों से जुड़े कर्मी संक्रमित 5 दिनों में 6 कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की चपेट में अब फ्रंट वॉरियर्स भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि संक्रमण की वजह से 6 कर्मचारियों की लखनऊ में मौत हो चुकी है। कर्मचारी और अफसर भी अब कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। और जो कर्मचारी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, जो अंतिम संस्कार का कार्य कर रही हैं, ऐसे लोग भी संक्रमित हो रही हैं, जिसकी वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में कोरोना बेकाबू हो गया है। 2.5 लाख के तकरीबन मामले दर्ज किए जा रहे हैं। फ्रंट वर्कर्स जो इन दिनों लोगों की मदद कर रही हैं या कोरोना काल में काम कर रहे हैं, अब ऐसे लोग भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम कर्मचारी, अफसर में भी कोरोना की पुष्टि हुई है और यहां तक
कि 5 से 6 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी जा चुकी है। तो रुक कर एक और बड़ी खबर की। कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। भैंसाकुंड में अब तक 6 शवों का हुआ है दाह संस्कार। 5 कोविड और 1 नॉन कोविड शव का हुआ है दाह संस्कार। अभी भी शवों के आने का सिलसिला लगातार जारी। लखनऊ में 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत। संक्रमण का आंकड़ा तेजी से फैला है। दाह संस्कार के लिए जो शव है वो लगातार लाए जा रहे हैं। भैंसाकुंड में अब तक 6 शवों का दाह संस्कार हो गया है। 5 कोविड है इसमें और 1 नॉन कोविड शव शामिल है। बावजूद इसके कि अभी भी शवों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लखनऊ में 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि कब्रिस्तान और जो शवदाह गृह है वहां पर टोकन सिस्टम से शव को जलाए जा रही है। ना कोई हिंदू रीति रिवाज का ही पालन किया जा रहा है और ना ही कोई प्रोटोकॉल। तो अगली बड़ी खबर नोएडा से, जहां यूपी की आर्थिक राजधानी नोएडा में कोविड को लेकर सभी व्यवस्थाएं फेल। 6 दिन बाद भी नहीं आ रही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। ऑनलाइन रिपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी हुआ है फेल। रिपोर्ट देखने के लिए आने वाला ओटीपी भी अब नहीं आ रहा। हेल्पलाइन नंबर पर भी रिपोर्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही। तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट को लेकर राजधानी नोएडा के अंदर सिस्टम फेल साबित हो रहा है। आपको बता दें कि यूपी की आर्थिक राजधानी यानी कि नोएडा में कोविड को लेकर सभी व्यवस्थाएं फेल साबित हो रही है। 6 दिन बाद भी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, ऑनलाइन रिपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी फेल ही साबित हुआ है। आपको बता दें कि रिपोर्ट देखने के लिए आने वाला ओटीपी नहीं आ रहा है। 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन 6 दिन बाद भी ओटीपी नहीं आ रहा है। हेल्पलाइन नंबर पर भी रिपोर्ट को लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही। नोएडा की राजधानी, यूपी की राजधानी यानी कि नोएडा के अंदर व्यवस्थाएं फेल साबित हो रही है। 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन 6 दिन बाद भी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, ऑनलाइन रिपोर्ट जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। रिपोर्ट देखने के लिए आने वाला ओटीपी जारी नहीं हो पा रहा है और जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट को लेकर कोई भी जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन 6 दिन बाद भी जो व्यवस्थाएं हैं वो फेल साबित हो रही है। जी सुरभि जी, बता दें आपको कि ये जो व्यवस्थाएं हैं की गई हैं प्रशासन द्वारा, यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उनको उनकी रिपोर्ट्स जो है बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। देखा जाए तो जिला अस्पताल में बहुत भारी भरकम भीड़ लगी है और उस तादाद के बीच जहां भी आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए, कोविड टेस्ट के लिए जो काउंटर है वहां पे अभी किट्स अवेलेबल नहीं है। परेशानी इस बात की है लोगों को कि वो फॉर्म फिल करवा के या जो भी उनकी डेट है उसको लेकर के वो जब वो टाइम पे पहुंचते हैं तो उनको डेट के बावजूद भी उनकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। इस वजह से ज्यादातर लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन के पास अभी ऐसी खामियां हैं, उसको लेकर के उनको दुरुस्त होना है। और कहीं ना कहीं आज सीएमओ साहब की इस बात को लेकर के मीटिंग है और देखा जाए तो लोगों में इस बात की काफी परेशानी देखी जा रही है। उनके आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। जी, तो सिस्टम की खामियों की वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं और ओटीपी जारी नहीं हो पा रहा है। बहरहाल हमसे हरिशंकर जी आपका बात करने के लिए शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर यूपी के बाराबंकी से, जहां 24 घंटे में 398 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1970 तक पहुंच गई है। जिले में अब तक 10,261 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जिले में अब तक 8,159 लोग ठीक भी हुए हैं। संक्रमण का जो रफ्तार है वो यूपी के बाराबंकी में भी लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है। 24 घंटे में 398 लोग संक्रमित पाए गए। जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1970 तक पहुंच गई है। जिले में अब तक 10,261 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जिले के अंदर अब तक कुल, अगर हम स्वस्थ हुए लोगों की बात करें
तो कुल 8,189 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। तो अगली बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिले में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 191 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। फर्रुखाबाद शहर क्षेत्र और बड़पुर ब्लॉक में 100 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि जिले में 5,642 कोरोना मरीज सामने आ गए हैं। तो एक्टिव कोरोना मरीजों की अगर बात की जाए तो संख्या पहुंचकर 780 तक हो गई है। जिले में अब तक 4,762 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। जिले में अब तक 100 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। कुल अगर मरीजों की संख्या की बात की जाए, मौत की संख्या की बात की जाए तो 100 का संख्या पार हो चुका है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी प्रभात कुमार वर्मा ने भी मौतों की पुष्टि की है। तो अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां जिला पंचायत सदस्यों की सूची हुई जारी। भाजपा ने 3 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों की सूची की जारी, जिसमें मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ के उम्मीदवारों की सूची हुई है जारी। तो पंचायत चुनाव के लिए 3 जिलों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ के उम्मीदवार शामिल हैं। तो आपको बता दें कि जिला पंचायत सूची बीजेपी के द्वारा जारी की गई है। जिला पंचायत सदस्यों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें 3 जिले शामिल हैं और जिलों का नाम है मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़। अलीगढ़ के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। मथुरा के भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। शाहजहांपुर में भी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। भाजपा ने 3 जिलों की जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी की। तो अब रुक करते हैं अगली खबर की और अगली बड़ी खबर आपको बता दें यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां मतदान से पहले खूनी संघर्ष देखने को मिला। बीडीसी का चुनाव लड़ रहे 2 पक्षों में जमकर मारपीट के दौरान चली है गोलियां। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायल को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बीडीसी चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था बवाल। जेठावाड़ा थाना के सिंधौर की पूरी घटना। मतदान से पहले खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीडीसी का चुनाव लड़ रहे 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान गोलियां भी चली है और इस घटनाक्रम में एक की मौत है तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीडीसी चुनाव के पहले प्रचार के दौरान ही यह बवाल देखने को मिला। पूरी घटना आपको बता दें जेठवाड़ा थाना के सिंधौर की है। बीडीसी चुनाव प्रचार के दौरान ये पूरा बवाल देखने को मिला है। पूरी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है। मतदान से पहले खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बीडीसी का चुनाव लड़ रहे 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में गोलियां भी चली है। गोली चलने से एक की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और साथ ही घायल को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। बीडीसी चुनाव प्रचार के दौरान ये पूरा बवाल देखने को मिला था। जेठवाड़ा थाना के सिंधौर की पूरी घटना है ये। बीडीसी चुनाव प्रचार के समय ये पूरा बवाल देखने को मिला है और इस पूरे संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है और घायल को जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। बीडीसी चुनाव प्रचार के दौरान ये घटनाक्रम देखने को मिला है। अब खबर यूपी के बहराइच से, जहां लूटकांड में हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें बहराइच के व्यापारी के दोस्त सुशील सोनी नाम के व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, जिसके बाद बदमाशों ने 2 व्यापारी के ऊपर गोली से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बाइक समेत एक अपराधी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया।
तो अगली बड़ी खबर यूपी के अमेठी से, जहां कमरौली थाना क्षेत्र के बीएचईएल इकाई में हादसा हुआ है। बीएचईएल इकाई में लोहे की भीम गिरने से मजदूर की मौत। मजदूर बाबूलाल की मौके पर ही मौत हुई है। आपको बता दें कि अशरफगढ़ का निवासी था मृतक। बीएचईएल इकाई में लोहे की रॉड गिरने की वजह से मजदूर की मौत हुई है। मजदूर बाबूलाल की हुई मौत से इकाई में हड़कंप मच गया है। अशरफगढ़ का निवासी बताया जा रहा है मृतक मजदूर। तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं से आ रही है, जहां गेहूं निकालते वक्त थ्रेसर फटने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। दोनों सगे भाइयों की मौत से परिवार में मचा कोहरा। बिलसी थाना क्षेत्र के गांव असोली की पूरी घटना है। बड़ी खबर बता रहे हैं बदायूं से, जहां गेहूं निकालते वक्त थ्रेसर फटने की वजह से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाइयों की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया है। बिलसी थाना क्षेत्र के गांव असोली की पूरी घटना है। तो अगली बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां संदिग्ध अवस्था में नाले के पास मिला ज्ञात महिला का शव। 2 दिन पुराना है। महिला का शव मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 का ये पूरा मामला है। बताते चले कि नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। हालांकि महिला की शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। 2 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर की पूरी घटना है। संदिग्ध अवस्था में नाले के पास अज्ञात महिला का शव मिला है। हालांकि महिला कौन है अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि जो शव है वो 2 दिन पुराना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में भी जुटी हुई है। पूरा मामला आपको बताते चले कि ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 का है ये। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ घटनाक्रम को लेकर आपके पास ज्यादा जानकारी है? सतीश जी सभी बिल्कुल बता दें कि आज ये दोपहर की बात है, जहां पर एक नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिलता है। लेकिन अभी इसकी कोई हत्या की आशंका नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से महिला का शव बरामद हुआ है वो शादीशुदा महिला बताई जा रही है। उसकी भी ना तो भी कोई पहचान हो पाई है, ना ही कोई उसका सुराग मिला है। लेकिन जो उसके गले में जिस तरीके का एक फंदे का निशान देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उसको जो पुलिस प्रशासन है वो हत्या की आशंका उस पर जता रही शुरू। और क्या शव के पास से कोई भी आईडी प्रूफ जिसकी वजह से शिनाख्त हो पाए? बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा ऐसी कोई भी प्रूफ सामने नहीं दिखा उसमें कि जिससे महिला की कोई शिनाख्त हो पाए। लेकिन हालांकि पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और बाकी की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिल्कुल सतीश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश श्रीवास्तव। तो आपको बता दें पूरी घटना ये ग्रेटर नोएडा की है, जहां 2 दिन पुराना शव नाले के पास मिला है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पीसी शर्मा ने कहा है कि भोपाल सहित पूरे प्रदेश के हालात सुधारने के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और सेना को कमान सौंपी जाए। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को रणछोड़दास बताया है और कहा है कि जब जनता को सांसद की जरूरत है तो सांसद गायब हो गई है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मध्य प्रदेश के अंदर बात कही गई है और इस दरमियान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर तंज कसते हुए उनकी जो तुलना है वो रणछोड़दास से की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब जनता को सांसद की जरूरत है तो सांसद महोदया गायब हैं। पीसी शर्मा ने भोपाल सहित पूरे प्रदेश के हालात सुधारने के लिए
मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है और उन्होंने जो भोपाल की कमान है वो सेना को सौंपने की बात कही। सभी तरह के आंकड़े छुपा रही है। कितनी जाने गई ये आंकड़े भी छुपा रही है। कितने बेड हैं, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर, इन सब के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है, बेड भी है और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी है। लगातार जनप्रतिनिधियों का फ़ोन आते रहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन है लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के बेड नहीं हैं और जिनकी जान चली जाती है उनके लिए लकड़ियां नहीं हैं शमशान घाटों पे और मिट्टी नहीं है कब्रिस्तानों पर। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सिस्टम फेल हो चुका है। हमारी मांग है कि ये पूरा सिस्टम सेना को सौंपा जाए भोपाल में और मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगली खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से है, जहां एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने एक अनोखी पहल शुरू की है। बता दें कि एसपी भदौरिया कोविड गाइडलाइन और कोरोना कर्फ्यू को लेकर लोगों को कविता के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और लोगों को घर पर रहने, मास्क लगाने और आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लापता होने के पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर चिपका दिए गए। आपको बता दें, पोस्टर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई की तरफ से लगाए गए हैं। एनएसयूआई की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि कोरोना के काल में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल में चिंताजनक हालात में छोड़कर लापता हुई। एनएसयूआई के मेडिकल विंग ने मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यालय के बाहर लापता सांसद के पोस्टर लगवाकर उन्हें ढूंढने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। आपको बताते चले कि बीजेपी दफ्तर सहित भोपाल के कई स्थानों पर सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लापता होने के पोस्टर लगे हुए हैं, जो कि चर्चा का विषय भी बन गए हैं। तो वहीं दमोह में विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इसी कड़ी में मतदान करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भी मतदान किया है। आपको बता दें कि अजय टंडन ने पीजी कॉलेज के मतदान केंद्र 153 में अपने मतदान का प्रयोग किया। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय टंडन ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। मत का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके मत से ही दमोह की फिजा और दमोह में बदलाव आएगा। आप मत जहाँ पर भी देंगे वह तो गोपनीय होता है, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप सब कांग्रेस के पक्ष में मत करें। आप सब कांग्रेस के पक्ष में मत करें, ताकि ईमानदार और बेईमान की जो लड़ाई है वह ईमानदारी पूर्वक जीती जा सके। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।